नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे बजट सत्र के दूसरे हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना सरकार की रणनीति। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पर हुई चर्चा का जवाब। इंडिया एआई मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर बजट में फोकस। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने बताया युवा केंद्रित और विकास को गति देने वाला बजट। विपक्ष ने रोजगार अवसरों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के कम बजट पर उठाए सवाल। वर्ष 2030 तक वाईफाई कनेक्टिविटी का लक्ष्य होगा हासिल। लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब। 2,14,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखने के साथ हुई। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। सांसद बाबू भाई जेसंग भाई देसाई ने डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एम्स की स्थापना की मांग की। सांसद जावेद अली खान ने बंदरों और आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपायों की मांग की। सांसद संजय कुमार झा ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग की। मस्तान राव यादव बीघा ने भारत के विनिर्माण और निर्यात को मजबूत करने के लिए UEMZ ढांचे की मांग की। सांसद घनश्याम तिवारी ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत जल बंटवारे के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताई। सांसद अशोक सिंह ने ग्वालियर क्षेत्र में सोयाबीन किसानों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग की। सांसद राघव चड्ढा ने देश में राइट रिकॉल संबंधी कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद JB माथेर हिशम ने देश में किशोरों के बीच बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को लेकर चिंता जताई। सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता पर अंकुश लगाने के लिए लोक सेवकों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 82,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में से केवल 52 सरकारी स्कूल ही शिक्षा मंत्रालय की विद्यांजलि पहल के अंतर्गत शामिल हो पाए हैं। Fortunately, the state of West Bengal has completely shunned this scheme entirely. And let me bolster that by giving you the facts, sir. Out of 82,159 government schools, sir, only 55 schools have been onboarded on the Even the volunteer count in West Bengal, because the government doesn't want to do it, the individuals in West Bengal are hesitant. Only 2,134 individuals have onboarded as volunteers from the state of West Bengal, sir. Accordingly, there are no CSR projects being done. None of the projects have been completed. Sir, संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण जहां जिस योजना में 2 करोड़ देश के छात्रों को फायदा मिला है, तो वेस्ट बंगाल के लड़कों को, बेटियों को फायदा ना मिले, ये कहीं से भी किसी दृष्टि से स्वीकार नहीं होना चाहिए सर। तो शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 55 सरकारी स्कूल ही शिक्षा मंत्रालय के विद्यांजलि पहल के अंतर्गत शामिल हो पाए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने से जुड़े सवाल का राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध है। जी के नेतृत्व में 2018 से पोषण जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण माह और पोषण पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से मुख्य रूप से
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पोषण अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन से जुड़े प्रयासों को लागू किया गया है, जिससे हम लगातार सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह और मार्च और अप्रैल में पोषण पखवाड़ा का आयोजन कर जन जागरूकता बढ़ाते हैं। सामुदायिक सहभागिता इसमें बनी रहे, लोग इससे जुड़े, इसके लिए लगातार हमारा कार्यक्रम चलता है और इसमें लगभग 18 मंत्रालय और विभागों के साथ कन्वर्जेंस के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार, व्यवहार, एनीमिया, स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर थीम आधारित, थीम बेस्ड ये कार्यक्रम चलते हैं ताकि समग्र स्वास्थ्य और पोषण की हर लोगों को जानकारी मिल सके। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 2018 से अभी तक लगभग देश भर में 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां इन कार्यक्रम के माध्यम से हुई है। और पिछले वर्ष यानी 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान यानी 8वें जो पोषण माह का 8वां संस्करण था उसकी शुरुआत की और उसके माध्यम से भी लगातार ये हमारा प्रयास है कि स्वस्थ इस अभियान के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े और जन जागरूकता हो और लोगों को ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा आज तीसरे दिन भी जारी रही। सत्ता पक्ष ने बजट को युवाओं पर केंद्रित और विकास को गति देने वाला बजट बताया। वहीं विपक्ष ने रोजगार के अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के महासागर में आज एकमात्र प्रकाश स्तंभ बना हुआ है और सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। बीजेपी सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट अगले 25 वर्ष के विकास का रोड मैप है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने, विनिर्माण प्रोत्साहन, एमएसएमई की मजबूती और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास से देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के प्रावधान सामयिक और आवश्यक हैं। वहीं विपक्ष के सदस्यों ने देश में रोजगार के अच्छे अवसरों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान न किए जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। में डूबे हुए हैं, भारत अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए हुआ है और ऐसा जो हम कह रहे हैं कि 7% की हमारी जो उससे अधिक विकास की जो दर है उससे हम तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास एक ऐसा नेता है जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आज चिंतित थे और आज उस पर काम कर रहे हैं और वो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता का आज परिणाम है कि 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। दीर्घकालीन घाटे से निकलकर आज हम मजबूती से संतुलित वित्तीय स्थिति तक पहुंचे हैं। अस्थिरता के दौर से निकलकर आज हम नीतिगत स्थिरता पर पहुंचे हैं। आज हम मदद मांगने वाले देश की छवि से बाहर निकलकर हमने वैक्सीन मैत्री के रूप में विश्व को देने वाले देश के रूप में अपनी छवि को बनाया है। Economy cannot grow if entrepreneurs live in a fear of compliance mistakes. Governance must be firm, but it must also be fair. However, sir, as a senior member of this House, I must also place before the government some constructive concerns. Growth alone is not enough. Employment must be as the center of our policy thinking. Manufacturing and MSMEs generate jobs not only when supported by skilling local ecosystem, affordable credit and predictable regulations. We must ask ourselves honestly, are we measuring
success only by investment announcements or by dignified job created for our youth, especially in smaller towns and rural India. मान्यवर, ये बजट केवल एक आय और व्यय का विवरण नहीं है, ये एक देश के भविष्य की योजना है और ये बजट जो है वो सुधार और कार्य का बजट है। इसमें महोदय, इकोनॉमिक सर्वे ने जो हमें विश्व के देश की आर्थिक स्थिति और का सही आकलन किया है। आज दुनिया के ज़्यादातर देश युद्ध, महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत एक अलग खड़ा हुआ है और अपनी विकास की दर को लगातार बनाए रखा है। हम 7% की विकास की दर को बनाते हुए इस पूरी अपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से वित्तीय अर्थव्यवस्था को कायदे से बना के हम इस देश को आगे विश्व के अंदर एक मजबूत स्थान प्रदान कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारा भारत आज विश्व का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी का देश बन के निकला है। महाराष्ट्र के लिए ये बजट ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। ये बजट महाराष्ट्र के परिवहन और विशेष रूप में रेलवे क्षेत्र में क्रांति की नींव रखने वाला ये बजट कहूँगा तो गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में रेलवे विकास के लिए इस बजट में रिकॉर्ड 23,926 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए कार्य प्रगति पर है। इनमें नई रेलवे लाइनों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने वाले कार्य शामिल है। पिछले 12 वर्ष में महाराष्ट्र में लगभग 2,400 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई है और 3,744 किलोमीटर रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण ये पूरा हुआ है। Viksit Bharat is the foundation of any developed nation, and our government has earmarked 1,40,000 crore for education. Sir, day before yesterday, I was listening to some speaker. I don't know why and how, he said that the budget for education has been decreased. In fact, it has been increased by 8% over last year. And sir, 42,000 crore for Samagra Shiksha, 7,500 crore for PM Shri, and sir, 15,000 content creator labs will be set up in our schools so that we are leading in the orange economy. And sir, 5 new university townships are proposed so that there is connect between industry and academia. And sir, 7,150 crore has been earmarked for EMRS, Ekalabya Model Residential School, ensuring that tribal students are never left behind in this race for national progress. Truly, sir, Sabka Saath, Sabka Vikas. Sir, this budget accelerates the new education policy, NEP 2020 agenda, and ensures that no child, no youth, no dream is left behind. बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। वाटरवेज, हाईवेज के विकास का रोड मैप तैयार किया है। 4,000 करोड़ से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए दिए गए हैं। शिप बिल्डिंग में स्थानीय कारोबारी को फायदा होगा। टेक्सटाइल पार्क की भी योजना है। We are willing to work with the states so that this mammoth higher education center can be propped up, and therefore students can go there, come out as entrepreneurs, get to doing businesses. So if we've done these two in the major education related activity, health related activity, we've also openly said that mega textile parks, we are willing to work with states, particularly looking at industrial textiles, looking at textiles which are going to be new age, which are now becoming a part of manufacturing in industries, whether they manufacture a car, where the safety cushion which comes in is all completely made out of industrial textiles. So these kind of new age textile requirements can also be produced.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अगले वित्त वर्ष में कुल 25.44 लाख करोड़ रुपए के संसाधनों का हस्तांतरण किया जाएगा, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। The effective capital expenditure, although I said capital expenditure is 12.2 lakh crores, the effective capital expenditure, which includes grants that I give to the states as well, is 17.1 lakh crores, which is 4.4% of the GDP, which goes only to build India in the states and everywhere else. Union territories and so on. So states and union territory put together for the capital expenditure, 17.1 lakh crore is being given effectively. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट बनाते समय 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया, जिसमें राज्यों को कर हस्तांतरण 41% पर बनाए रखने का प्रावधान है। 41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल, 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में, और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार डेटा सेंटर को इंसेंटिव दे रही है, जिससे कि भारत में डेटा रहे और युवा को जॉब्स मिले। इंडिया एआई मिशन के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। Please listen, I'm talking about LOP. Listen, you will be keen to know. AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों के लिए जरूरी आवंटन उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो। वो नहीं करते हैं, मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। I have announced new dedicated freight corridor दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें।
इससे पहले विभिन्न दलों के सदस्यों ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर आम चर्चा में हिस्सा लिया। बजट प्रावधानों पर अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों ने बजट प्रावधानों का समर्थन करते हुए कहा कि ये नए भारत का प्रतिबिंब है, जबकि विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आता हूं। मध्यम वर्ग को हर साल टैक्स में बदलाव नहीं चाहिए, उसे स्थिरता और भरोसा चाहिए। इस बजट ने टैक्स की दरें नहीं बदली, टैक्स व्यवस्था का स्वभाव बदला है। मुकदमेबाजी कम हुई है, अनावश्यक दंड खत्म हुए हैं और अनुपालन सरल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अनिश्चितता टैक्स से ज्यादा महंगी होती है। बिहार के छोटे राज्य, छोटे कस्बे का युवा आज सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल जॉब्स में और डिजिटल अर्थव्यवस्था में है और बजट उसे यह भरोसा देता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है और यह भरोसा एनडीए सरकार से आता है। अध्यक्ष महोदय, भारत का सबसे बड़ा रोजगार दाता और कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बल्कि इस देश का छोटा और मझौला उद्यमी है। यह बजट एमएसएमई को भाषण में नहीं, संरचना में ताकत देता है। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं: ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बॉर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट एंड आर नेचुरल अकाउंटेंट्स बाय इंस्टिंक्ट, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। बजट चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने बयानों की प्रामाणिकता साबित करनी होगी। मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार-बार रिपीट किया है, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया। दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Can you take it? I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, अब सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है, भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। इसी से तो हम लोग
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों को प्रदेश के बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल के प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया कि बुद्धिस्ट सर्किट को वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र में बजट भी बहुत ही एक पहले कभी इतना बजट नहीं दिया गया था, वैसा बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए दिया है। महाराष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि अगर यूपीए सरकार के समय से कंपैरिजन करें तो यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। आज 23,926 करोड़ रुपए का बजट है और करीब 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए जो कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, औद्योगिक नगरियों को जोड़ते हैं, साथ ही साथ जो बड़े एजुकेशन हब बने, जो बड़े टेक्नोलॉजी के हब्स बने, उनको भी जोड़ते हैं। जो पुणे, अहिल्यानगर, इन सब क्षेत्रों के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो आज विषय रखा है, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का काम अभी चल रहा है और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशंस, कई शहरों के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है और अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत डिटेल में जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे मान लीजिए नासिक का कुंभ का काम है, तो नासिक के कुंभ में किस तरह से कैपेसिटी बढ़े, लोगों का आना जाना सुगम हो सके, एक एक करके नासिक स्टेशन से पहले 2 स्टेशन, नासिक स्टेशन के बाद में 2 स्टेशन, इन सब पे डिटेल में काम चल रहा है। अहिल्यानगर के लिए भी नए प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बहुत तेज़ी से काम महाराष्ट्र में चल रहा है माननीय सांसद। कई ऐसे शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट पे वहाँ पे ऑलरेडी वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और अब तो इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी और उसमें बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए कई शहर भी इसमें शामिल हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2030 तक वाईफाई कनेक्टिविटी का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और कनेक्टिविटी के लक्ष्य का 50% तक कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं दूसरे प्रश्न के जवाब में संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि देश के 2,14,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। भारत नेट का तीसरा चरण जब शुरू होगा तो बाकी के 40,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। We have around 6,40,000 villages. Out of those 6,31,000 villages, other than 10,000 villages, the entire country has been covered with 4G. This includes both private players as well as the BSNL. As far as BSNL is concerned, we launched with 100,000 towers with indigenous technology throughout the India. Wherever there is no techno-commercial viability for the private players, that is where BSNL priority has been. And the remaining 10,000 villages are also being covered in 4G saturation projects, sir. So hopefully in the next few months, the entire country will be covered with 4G services. Not only that, majority of the country, almost 5 lakh villages have been covered. Approximately 5 lakh villages have already been covered with 5G services, sir. This is the fastest 5G rollout in the world, sir. One of the fastest 5G rollout in the world, sir. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।